हमारा अध्याय 3 चल रहा है भू संसाधन तथा कृषि। और आज हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में भारत में कृषि विकास। भारत में कृषि विकास के बारे में। भारत में कृषि का विकास है वो किस तरह से हुआ। अगर हम बात करें शुरुआत की, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन यानी सिर्फ और सिर्फ जीवित रहने के लिए ही कृषि की जाती थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक आते आते हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के मध्य में एक तो अकाल का सामना किया, सूखे का सामना किया और देश का विभाजन हो गया। 20वीं सदी में अकाल, सूखा, चारों तरफ से हमारी मुसीबतें आने लगी। अकाल पड़ा, सूखा हुआ और बचा हुआ जो देश हमारा था उसका विभाजन हो गया। देश विभाजन के बाद 1/3 भाग है सिंचित भूमि का, 1/3 हिस्सा सिंचित भूमि का वो पाकिस्तान में चला गया। हमारे यहाँ सिंचित भूमि थी और उस सिंचित भूमि का लगभग 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया, जिससे हमारे यहाँ सिंचित भूमि की कमी हो गई। सिंचित भूमि की भारत में कमी हो गई। सिंचित भूमि की भारत में कमी हो गई। अब जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन सिंचित भूमि है वो प्रतिशत में बहुत ही कम हमारे पास रह गई। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे उपाय किए जिससे खाद्यान्न में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। भारत सरकार ने इसके लिए भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 उपाय की। शुरुआत से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कृषि सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, लेकिन 20वीं सदी में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। सूखा, अकाल और बचा हुआ हमारा जो देश था, एक देश था, उसका विभाजन भी हो गया। अब हमारे यहाँ जो सिंचित भूमि थी उसका 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे पास 2/3 हिस्सा है वो हमारे पास बचा, यानी 33% सिंचित भूमि का पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए थे। उनमें से 3 उपाय हमारी किताब में दिए हुए हैं, उन सब के बारे में। पहला उपाय था कि हमें व्यापारिक फसल है उसकी जगह व्यापारिक फसलों की जगह हमें खाद्यान्न फसल उगाना है। पहला ही। दूसरा, कृषि गहनता पर जोर दिया। दूसरा है कृषि गहनता पर जोर। तीसरा उपाय किया कृषि योग्य बंजर भूमि व प्रति भूमि को कृषि भूमि में बदलना। अगर आप देखा तो एक बात अपना याद रखने की, शुरुआत में अपना कृषि सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, यानी सिर्फ जीवन बिताने के लिए करी जाती। बिका बात कम आए, अपने मुसीबत आई। जब भी कोई मुसीबत होगी ना, जब ही मनुष्य ने नया उपाय सूझेगा तो अपना मुसीबत आई, सूखो पड़ गयो, अकाल पड़ गयो, देश को विभाजन हो गयो,
बी विभाजन का बाद कमाए जो सिंचित भूमि अपना की नहीं बी को 1/23 यानी 33% हिस्सों है वो पाकिस्तान का चले गयो। अब पाकिस्तान का 33% हिस्सों चले गयो तो अपना कने सिंचित भूमि की कमी होगी और सिंचित भूमि की कमी होगी तो भारत सरकार का जनसंख्या ज्यादा है सिंचित भूमि कमी। अब भारत सरकार खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने की फसल बाग उत्पादन बढ़ाने खातिर कुछ उपाय करें। पहला उपाय अगर आप देखा तो बोले व्यापार तो बाद में कर लेवा पहली व्यापारिक फसलों की जगह अपना सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसल उगानी है। दूसरों का कृषि गहनता पर जोर दो। तीसरी कृषि योग्य जी की बंजर भूमि पड़ी है और जो प्रति भूमि पड़ी है वह आप कृषि योग्य भूमि का मायने बदल हुआ क्या इससे ये हुआ कि प्रारंभ में इससे उत्पादन तो बढ़ा प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया उत्पादन स्थिर हो गया। अब इससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया। अब उत्पादन स्थिर रह गया इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने और उपाय किए उस उपाय के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन है वो स्थिर हो गया उत्पादन स्थिर हो गया। शुरुआत में उत्पादन तो बढ़ो लेकिन 1950 तक आते आते अपना उत्पादन स्थिर हो गयो यानी उत्पादन बितो ही रहो लाग्यो। पहले जितो कुंटल अनाज होतो वो बितो ही रहो लाग्यो लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब सरकार के सामने एक और समस्या आ गई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उत्पादन स्थिर हो गयो। अब कई काम करा जिससे उत्पादन भी लगातार बढ़ाया जा सके। तो इस समस्या से उबरने के लिए सरकार ने कार्यक्रम संचालित किया गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP ये कार्यक्रम संचालित किया और दूसरे कार्यक्रम का नाम था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP। ये दो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा प्रारंभ की। अगर हम देखें शुरुआत से पीछे को मिला के अगर हम याद करेंगे ना तभी ही याद होगा। पहले हमने देखा कि 20वीं सदी है उसके मध्य तक आते आते हमारे सामने समस्या थी सूखा अकाल भारत का विभाजन लेकिन उससे उबरने के लिए सरकार ने प्रयास किए और हम उबर भी गए लेकिन 1950 तक आते आते हमारा उत्पादन है स्थिर हो गया जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उत्पादन स्थिर हो गया। अब हम सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए दो कार्यक्रम और संचालित किए एक तो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IADP और IAAP। ये दो कार्यक्रम सरकार ने और चलाए जिला कार्यक्रम यानी IADP और एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP ये प्रारंभ किए। लेकिन अपने राजस्थान में कहावत है फुटेड़े का माइन ठहरे को नहीं तो वही सिस्टम अपनो। अब सरकार प्रयास कर रही है भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन हमारी किस्मत बहुत ज्यादा हमारे मुखालिफ थी उल्टी थी। 1960 संचालित कर दी सरकार ने अपना काम कर लिया लेकिन अपना राजस्थान में कहावत है कि फुटेड़े का माइन ज्यादा देर ठहरे को नहीं वही सिस्टम लागू है। तो 1960 का माइन 1960 के मध्य दशक में दो अकाल पड़ा खतरनाक दो अकाल पड़ा सरकार प्रयास कर रही है लेकिन किस्मत है वो हमारे मुखालिफ हो गई थी हमारी उल्टी हो गई थी। लेकिन अब दो अकाल पड़े इससे क्या हुआ उत्पादन है खाद्यान्न उत्पादन की कमी हो गई उत्पादन कम हो गया खाद्यान्न की क्या हो गई खाद्यान्न की कमी हो गई खाद्यान्न की कमी तो हमें खाद्यान्न फिर दूसरे देशों से आयात करना पड़ा
सरकार बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था उस समय। 1960 से पहले सरकार ने 2 कार्यक्रम संचालित कर दिए, जिला कार्यक्रम और क्षेत्र कार्यक्रम। पूरा नाम है गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। लेकिन 1960 के मध्य दशक में 2 भयंकर अकाल पड़े और हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे हमें खाद्यान्न है वो दूसरे देशों से आयात करने पड़े, फिर हमने क्या किया, हमने 1960 में ही गेहूं को मेक्सिको से मंगवाया, और चावल को फिलीपींस से मंगवाया, ये 2 आयात किए हमने। गेहूं को मेक्सिको से और चावल को फिलीपींस से मंगवाया, और चावल की किस्म फिलीपींस से मंगवाई। ये जो किस्में थी गेहूं और चावल की, ये बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली थी, यानी ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं वो हमने मंगवाई थी। कहाँ से? गेहूं हमने मेक्सिको से मंगवा ली और चावल हमने फिलीपींस से मंगवा ली। इससे क्या हुआ, ये जो किस्में थी, ये किस्में ऐसी थी जिससे हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि ये किस्में हैं उनसे ज्यादा उत्पादन होता था। हमने इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में ये जो फसलें थी हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में हमने जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, खाद के साथ इन फसलों को उगाया। अब हमने गेहूं की किस्म है वो मेक्सिको से और चावल की किस्म है वो फिलीपींस से मंगवा ली, ये ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में थी। हमने एक डेमो के रूप में 5 राज्यों का चयन किया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, खाद आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इन राज्यों में एक डेमो की तरह इन फसलों का शुरुआत में हमने इन फसलों को उगाया, और यानी डेमो की तरह इन फसलों को इन 5 राज्यों में हमने उगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाद की सुविधा उपलब्ध थी प्लस सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। अब हुआ क्या, इससे उत्पादन बहुत बढ़ गया, उत्पादन बहुत बड़ा उत्पादन बढ़ा। इसे ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति। अगर हम हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति का जनक विश्व में, अगर हम हरित क्रांति का जनक देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में अगर हम बात करें हरित क्रांति का जनक तो स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। दोनों को हमें याद रखना है, अक्सर बस ऐसे ही, क्योंकि ये हमारी किताब से बाहर है, हो सकता है कोई पूछ ले। तो हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो स्वामीनाथन है। तो ये हुआ कि हमने जो किस्में मंगवाई थी उससे उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ते ही हमने कहा पूरा हरा भरा हो गया, यानी इसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं कि ये जो राज्य थे उनमें उत्पादन ज्यादा होने लगा, उत्पादन ज्यादा हुआ, और बाकी के जो स्टेट्स थे हमारे उनमें उत्पादन कम हुआ। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन 5 राज्यों में उत्पादन ज्यादा हुआ और बाकी के राज्यों में उत्पादन कम हुआ। इससे हुआ क्या, इससे प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी, प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी, इससे प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी। दोबारा देख लो,
प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन क्या हो गया, स्थिर हो गया। शुरुआत में उत्पादन बढ़ा था तीनों योजनाओं से, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया। अब भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ रही थी, उत्पादन स्थिर हो गया, भारत सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय की, 2 कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ की। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। 1960 का दशक मध्य में 2 भयंकर अकाल पड़े, जिससे हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई और हमने खाद्यान्न जो उत्पादन, हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन की कमी हो गई और हमने खाद्यान्न की किस्में हैं वो अन्य देशों से मंगवाई। अगर हम बात करें 1960 में, तो गेहूं की किस्म है वो मेक्सिको से और चावल की किस्में हमने फिलीपींस से मंगाई। अब इससे ज्यादा उत्पादन देने वाली ये किस्में थी, लेकिन अब हमें एक डेमो की तरह कुछ राज्यों का चयन करना था जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, जहां पर अच्छी खाद उपलब्ध हो। तो हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों का चयन किया। भारत सरकार ने इन राज्यों में डेमो की तरह इन किस्मों को उगाकर एक बार देखा, तो इससे उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ते ही हमने इसे हरित क्रांति नाम दे दिया। हरित क्रांति के जनक विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो स्वामीनाथन है। अब उत्पादन इन राज्यों में बढ़ने लगा, जबकि बाकी राज्यों में उत्पादन कम हो गया। अब इससे हुआ क्या, इससे प्रादेशिक असमानताएं बढ़ने लगी, यानी एक राज्य है वहां पर उत्पादन ज्यादा हो गया और एक राज्य में उत्पादन कम होने लगा, जिससे प्रादेशिक असमानताएं बढ़ने लगी। लेकिन ये जो प्रादेशिक असमानता है ये 1970 तक रही। कब तक? 1970 तक। 1980 में हमने मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी इस तरह के किस्में हैं वो उगाना शुरू कर दिया।